Hello my children, welcome to all of in Pandey tutorial. Today we shall study about UP board and CBSE board class 12th English Flamingo second chapter Lost Spring written by अनिल जंग। अब तक बेटा हमने आप लोगों को पहला लेसन फ्लेमिंगो का लॉस्ट लेसन पढ़ा चुके हैं। उसकी हिंदी और इंग्लिश समरी हम बता चुके। जो बच्चे अब तक न देखे हों प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं और इसको देख लेंगे तो इनका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पैराग्राफिक क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन का वे आंसर दे सकते हैं। आज बेटा मैं आप लोगों को इसी सीरीज में सेकंड चैप्टर फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको अनिल जंग ने लिखा है, और यह कहानी उन्होंने अपनी एक पुस्तक स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया हुआ है। और इस पाठ में उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग में दो बच्चों की कहानी को बताया है, एक शाहिब और दूसरा मुकेश। इन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग को दो पार्ट में बांट रखा है। पहले पार्ट में शाहिब की कहानी बताई है और दूसरे पार्ट में मुकेश की कहानी बताई है। तो आज बेटा हम जो लास्ट स्प्रिंग है जिसको अनिल जंग ने लिखा है, इसका जो पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन ए गॉर्बेज, इसमें हम जो है आपको बताएंगे कि शाहिब कैसा लड़का था, क्या उसकी स्थिति परिस्थिति थी, और शाहिब से जो वार्तालाप हुआ है अनिल जंग का, इन सब के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश में फ्लेमिंगो लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि अनिल जंग की एक किताब है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसी से इस लास्ट स्प्रिंग को लिया गया है। और इसमें लास्ट स्प्रिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में हमने बताया कि शाहिब की कहानी है और दूसरे भाग में मुकेश की कहानी है। आज हम आपको शाहिब के विषय में उसके पूरा डिटेल में हिंदी और इंग्लिश में बताएंगे। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए। और कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके आधार पर अगर आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से इसके चैप्टर के हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला भाग है लॉस्ट स्प्रिंग का समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गॉर्बेज। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है बेटा इंट्रोडक्शन टू शाहिब। इसमें बताया गया कि एक बार अनिल जंग जब भी अपने घर से निकलती थी, अपने घर के आसपास, अपने पड़ोसियों के घर के पास कुछ बच्चों को देखती थी कि वे बच्चे क्या करते थे, नंगे पांव कूड़े बीनने का काम करते थे। और ये बच्चे ठीक उसी प्रकार दिखाई देते थे जिस प्रकार कोई चिड़िया, जिस प्रकार सुबह सुबह चिड़िया दिखाई देती हैं और जैसे ही दोपहर होता है, शाम होता है, चिड़िया गायब हो जाती है। ठीक इसी प्रकार बच्चों का समूह हर रोज लेखिका अनिल जंग के घर के पास, उसके पड़ोसियों के घर के पास कूड़े बीनते हुए दिखाई देते थे। एक दिन अनिल जंग ने इन बच्चों से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? इन बच्चों ने जवाब दिया कि मैं कूड़े बीन रहा हूं। ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास कोई काम नहीं, इसलिए कूड़े करकट बीनने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं, इसलिए हम कूड़े करकट बीनते हैं। और कूड़े करकट बीनने में हमें कभी कभी 1 रुपए, कभी कभी 10 रुपए मिल जाता है, और यह पैसा हमारे लिए सोने से कम नहीं है। तो जो है इसमें कवित्री अनिल जंग पूछती हैं, तो तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? तो बच्चे बताते हैं कि स्कूल काफी दूर है, इसलिए हम स्कूल नहीं जाते, हमारे घर के आसपास स्कूल नहीं, इसलिए हम स्कूल नहीं जाते। तो अनिल जंग कहती है, क्या अगर मैं स्कूल खोल दूं
कि क्या तुम पढ़ने आओगे या जाओगे? अगर स्कूल खुल जाए, अगर मैं स्कूल खुलवा दूं या खोल दूं, क्या तुम स्कूल पढ़ने जाओगे? उसने कहा हाँ मैडम, आप स्कूल खुलवाइए, मैं पढ़ने आऊंगा। 2-4 दिन बीतने के बाद बच्चे पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि मैडम क्या स्कूल खुल गया, क्या हम पढ़ने आए? तो लेखिका को बड़ा जो है बहुत ही तकलीफ होता है, उनको जो है शर्म आती है कि मुझे इस तरह का वादा इन बच्चों से नहीं करना चाहिए था। जिस वादा को मैं पूरा नहीं कर सकती, इस तरह का वादा मुझे इस बच्चों से नहीं करना चाहिए था। फिर एनी जंग सोचती हैं, चलिए इस तरह का वादा तो गरीबों से बहुत से बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े धनी लोग साहूकार करते हैं, क्या वे सभी वादों को पूरा करते हैं? चलिए उसी में इस तरह का वादा मैंने भी कर दिया। एक दिन लेखिका ने, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, आयरोनी ऑफ साहिब्स नेम। एक दिन जब अनीस जंग घर से जा रही थी तो उन्हें जो है ये बच्चे पुनः दिखाई दिए। अनीस जंग ने उन बच्चों में से एक बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा नाम साहिब आलम है। यानी जब उसने बचा साहिब आलम, तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता अनीस जंग को कि इसे स्वयं अपने नाम का पता नहीं कि मेरे नाम का अर्थ क्या है। साहिब आलम का अर्थ होता है दुनिया का मालिक। दुनिया का मालिक यहां कचरा बिन रहा है। तो साहिब से जब उसका नाम जान लेती है तो पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं कहाँ से हो, कैसे यहाँ हो? तो साहिब बताता है कि यह कहानी बहुत लंबी है मैडम। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब हमारे घर एक तूफान आ गया था, क्योंकि हमारा घर नदी के पास था और हमारा घर बांग्लादेश के ढाका में है, और वहां तूफान आया था। उस तूफान में हमारे खेत नष्ट हो गए, खेत की फसलें नष्ट हो गई, घर बह गए, जिसकी वजह से वहां कुछ राजनीतिक जो है युद्ध भी चल रहा था। वहां पर जो है कुछ राजनीतिक वार की वजह से, वहां पर कुछ पॉलिटिकल दबाव के कारण, और वहां पर जो तूफान आया था इसकी वजह से हमने बांग्लादेश को छोड़कर, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ढाका में ही रहता था साहब। उसने कहा कि मैं छोड़कर यहाँ चला आया और दिल्ली के पास सीमापुरी स्थान पर मैंने मेरे परिवार ने वहां पर टेंट लगा रखा है और हमारे जो घर हैं वे घास फूस के बने हुए घर हैं और वहीं पर हम रहते हैं और वहीं से हम जो है कूड़ा करकट बीनने का काम करते हैं। हमारे माता पिता भी यही काम करते हैं। तो यानी आयरोनी ऑफ साहिब्स नेम, यानी साहिब को स्वयं अपने नाम का पता नहीं था कि मेरे नाम का अर्थ है इस दुनिया का मालिक। इसके बाद अगला पॉइंट है बेयर फूड बॉयज ग्रुप। एक दिन एनी जंग जब जा रही थी, उनकी मुलाकात इन बच्चों के समूह से हुई और इन बच्चों ने पैर में जूते चप्पल नहीं पहन रखे थे। तो एनी जंग ने पूछ लिया तुमने जूते क्यों नहीं पहना? उसने कहा कि मैं जूता इसलिए नहीं पहना हूं क्योंकि मेरी माँ ने मेरे चप्पल को अटारी पर रख दिया है, सेब पर रख दिया है। सेब माने ताड़ के ऊपर रख दिया है, उसने नहीं उतारा इसलिए मैं चप्पल नहीं पहना। तो दूसरे ने कहा नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास चप्पल है ही नहीं। फिर उसने कहा तुम क्यों नहीं जूते पहने हो? उसने कहा कि मेरे पास जूते हैं ही नहीं। तीसरे ने कहा कि मैं जूता पहनना चाहता हूं, मुझे जूते चाहिए। तो लेखिका एनी जंग ने कहा कि ये जूते इसलिए नहीं पहनते कि क्योंकि इनके माता पिता गरीबी में इनका जीवन यापन हो रहा है, इनको जूते चप्पल नहीं खरीदे। और उसने कहा कि मैंने तो कई देश की यात्राएं की है, लेकिन ऐसा तो कहीं भी नहीं मिला कि कोई ऐसा रीत रिवाज हो जूता चप्पल न पहनने का। यानी मुख्य कारण यही है, इनकी गरीबी ही इनका मुख्य कारण है जिसके कारण ये जूता चप्पल नहीं पहनते। अगला पॉइंट है बेटा द स्टोरीज ऑफ द उडुपी मैन। तो अनिल जंग ने कहा कि उडुपी टाउन में, उस 30 साल पहले की कहानी बता रही है कि उडुपी टाउन में उसका एक दोस्त था जिसका पिता, उस उडुपी टाउन में एक मंदिर था, उस मंदिर में पुजारी का काम करता था। और उस पुजारी का जो लड़का था जो कि
अनी जंग का दोस्त था। हर रोज जब वह स्कूल पढ़ने जाता था तो वह क्या करता था बेटा, प्रार्थना करता था भगवान से, ईश्वर से कि हे प्रभु मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा जूता दिलवा दीजिए। लेकिन जब 30 साल बाद यही एनी जंग जाती है तो वहां देखती हैं वहां का वातावरण बिल्कुल चेंज हो चुका था। यानी वहां पर एक बच्चा शूट बूट जूता पहन के पहुंचता है, अर्थात वो इससे साबित होता है कि अब वहां पर गरीबी नहीं रही। इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा लाइफ इन सीमापुरी। एक दिन एनी जंग ने निश्चय किया क्यों हम सीमापुरी की यात्रा कर लें। जब एनी जंग सीमापुरी क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वहां देखती हैं कि वहां के रहने वाले लोगों का जो जीवन था बहुत ही कठोर था। वहां पर भूखमरी थी, गरीबी थी, किसी के ठीक से वस्त्र नहीं थे, किसी के वस्त्र फटे हुए थे, महिलाएं एक ही साड़ी हमेशा पहना करती थी और बच्चे हमेशा फटे पुराने कपड़े पहना करते थे, उनके पैर में जूते चप्पल नहीं हुआ करते थे। यानी ये भूखमरी के कगार पे ये लोग थे। कभी कदार इनको जब पेट भर खाना मिल जाता था तो अपने आप को भाग्यशाली समझते थे बच्चे, और जहां कहीं भी जाते थे वहीं पर टेंट लगा लेते थे। इनके जो घर होते थे टीन के बने हुए थे, छप्पर के बने हुए होते थे, इनके अच्छे घर नहीं थे। यानी यह सीमापुरी क्षेत्र में यही लोग थे। 10,000 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जब बांग्लादेश ढाका में तूफान आया तो वहां से 10,000 लोग छोड़कर भारत आए और दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रुक गए और वहीं से ये लोग कूड़ा करकट बीनने का काम करने लगे। इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा द स्ट्रगल बिटवीन फूड एंड आइडेंटिटी। और ये जो बच्चे थे, ये जो सीमापुरी क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे जो कि ढाका से आए हुए थे, ये लोग पहले से ही भोजन के लिए, पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ नेताओं ने इनका वोटर आईडी बना दिया था, जिसकी वजह से इनके कुछ राशन कार्ड बन गए थे, जिसकी वजह से इनको कुछ खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध हो जाया करती थी। उसके बाद अगला पॉइंट है बेटा साहेब्स डिजायर टू प्ले टेनिस। एक बार की बात है कि साहेब जो है टेनिस क्लब के पास खड़ा था और एनी जंग जा रही थी तो उसने देखा कि साहेब जो है टेनिस क्लब के पास खड़ा था और उसने एक जूते पहन रखे थे और जूते में छिद्र थे। उसने कहा मैडम देखिए मेरे पास जूते हैं, मैं टेनिस खेलना चाहता हूं, मेरी टेनिस खेलने की इच्छा है। तो एनी जंग समझ जाती कि इसका स्वयं का जूता तो नहीं हो सकता है कि किसी ने जूते को फेंक दिया हो, वही जूते को प्राप्त कर लिया हो और उसी जूते को यह पहन रखा हो। लास्ट पॉइंट है बेटा साहेब्स न्यू जॉब एट द टी स्टॉल। एक दिन एनी जंग जा रही थी तो उन्होंने देखा कि साहेब जो है एक चाय की दुकान पर एक स्टील का कनस्टर लिए हुए जा रहा था और उसमें दूध भरा हुआ था। साहेब जो है से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो साहेब ने कहा कि मैं सामने वाली जो चाय की दुकान है, इस चाय की दुकान पर मैं नौकरी करता हूँ और मुझे 800 रुपये मिलते हैं और दिन में खाना खाने को भी मिल जाता है। तो एनी जंग कहती हैं तो उनको बड़ा दुख होता है कि कब जो है इसके ऊपर जो बोझ आ गया, सांसारिक बोझ आ गया। आज जो है यह जो है जब पहले कूड़ा करकट बीनता था इसका स्वयं का थैला हुआ करता था, लेकिन आज यह नौकरी कर रहा है और किसी का नौकर है, यह दबाव में है, अर्थात इसकी स्वतंत्रता छिन गई है। इसका बचपन कैसे और कब खो गया इसको पता भी नहीं चला। इसीलिए इस पाठ का नाम पड़ा बेटा लास्ट स्प्रिंग। चलिए अब इसकी इंग्लिश में समरी देखते हैं। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं इंग्लिश में। लास्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनी जंग। दिस स्टोरी हैज टेकन फ्रॉम a book stories of stolen childhood. In this story is divided in two parts. The first part, sometimes I find a rupee in a garbage. In this story, Ani Jang describes about a boy whose name was Sahib, and Sahib who belongs to the Dhaka, which was the capital of the Bangladesh. Once in Bangladesh, the storm has come and the total harvest and the homes destroyed. So 10,000 people who has left Bangladesh
and come to India, and they have settled down near the Delhi, settled down Delhi in Simapuri. And they have lived in small huts which was made by tin and clothes. And these childs, they have per day to collecting the garbage early in the morning. And Anijang, who always to looking the children, they have come early in the morning to collecting the garbage. One day, she was going to another places. She saw a groups of children, they have collecting the garbage. She asked, what are you doing? The children replied that they have collecting the garbage. Why are you do this? Why are you do these types of the work? They have answered. They answered and told that he collect the garbage. In this garbage, sometimes he received 1 coin or 10 rupees note, and it is more than golden. And the Anijang asked, why you are not going to school? They replied that the school was not near, the school was not beside me. So they are not going to school. So the writers or poetess Anijang, if she will open the school, they will come for reading. And after 2 or 3 days, Sahib has come and asked the school was open. And the madam Anijang, who has become so sorry, he did not, या he would not to do promise this types. उसे इस तरह का जो है कोई जो है प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था. So one day Anijang asked a child, what is your name? The child replied that his name was Sahib Alam, and she was become so surprised. The child's name is Sahib Alam. What is the meaning of his name? Lord of Universe. He was collecting the garbage. And she also became so surprised. One day she asked groups of children, why you are not wearing the chappals or the slippers? Her child replied that his mother, who has down from chappals or the slipper on the ship. Another child told that he is telling a lie. And third child told that he has no shoes. And she also becomes so that there is not custom and civilization. This is main reason their parents who was in property, so they have not purchased the slipper for her, a slipper for them. And the boys who has always to barefooted and walking into the street and collecting the garbage. And she also describes about the story of Udupi. Udupi is the name of the town. She also told about a friend who was going to school, and his father, who was the priest into the temple, he always to praying God for the slippers. After 30 years, again she went to the temple. She saw the total situation will be changed. And she also saw a child who was wearing dress, shoes, socks, shirt and pants and tie. And another priest who was present at the temple. And there were no poverty. There were no poverty. And she also describes about the life of Simapuri. One day she decided to go into Simapuri and investigate the condition of the people who lived in Simapuri. They have come from Bangladesh and settled down to Simapuri, which was which area which was covered by the garbage. And the condition of the people of Simapuri is very pitiable because they have not properly to food, clothes and other things. And one day she was going, she saw the Sahib
who was standing in front of the tennis club and wears a shoes and a hole which was put in his shoes. So she asked, "What are you doing?" So Sahib told that he wanted to play a tennis and he had a new shoes. But the Anijang looked the shoes. She also faced that anyone person who has through the shoes, he find and wear it. At last, one day, Anijang, who was meet to Sahib, he had a steel canister in his hand. He was going to tea shop and the Anijang, "What are you doing?" At the time, he also showed that he has served on a tea shop stall and he has received 800 rupees in a month and eat for food. And see, Anijang also told that how the childhood of the Sahib which was finished, he don't know. And he was not free as when he collecting the garbage in childhood. This is main summary of the lesson Long Spring written by Anis Jung and first part Sometimes I Find Rupee in a Garbage Story finish. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मुख्य इसके विषय में बताएंगे। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें।